हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकौर मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मुझे याद है लास्ट टाइम स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 09 हम सभी ने डन किया था। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं स्टेट का स्पीड टेस्ट नंबर 10 और आज मैं इसके 25 क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। जो गलत है वो क्यों गलत है, इनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। सो प्यारे मित्रों, आइए हम देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, ये आपके सामने बोर्ड पर सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सस्टेन राइज ऑफ अ जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमिक इज कॉल्ड। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। अ सस्टेन राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी इज कॉल्ड। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें, एक ग्राफ है इस तरीके से, कहता क्या है? अ सस्टेन राइज। भाई सस्टेन राइज, राइज ही हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मान लो ऐसे करके, ऐसे। अब अगर आपको ये कुछ इस तरह से ग्राफ दिख रहा हो, दिख रहा है मान लीजिए, और ये इस तरह से हैं लाइनें, पट ऐसे। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक ग्राफ है, एक ग्राफ है जो लगातार लगातार ऊपर की ओर बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अगर ये लगातार इस तरह से बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये इन्फ्लेशन को जन्म दे रहा है। किसको जन्म दे रहा है? इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल हो गया भाई, जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो क्या स्थिति बन रही है? इन्फ्लेशन की स्थिति बन रही है, माने महंगाई है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। सामान्य भाषा में अगर हम हिंदी में कहें तो हम इसको मुद्रास्फीति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों? हम इसको मुद्रास्फीति कह सकते हैं। सो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब ही होता है कि ये क्या है? महंगाई को न्योता दे रहा है या महंगाई बढ़ रही है। सो ये हो जाती है महंगाई। जैसा कि देख रहे हैं, आंसर क्या है? इन्फ्लेशन। अब आइए हम थोड़ा इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? नॉर्मल इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई क्या हो? कम हो, तो वो स्थिति क्या है? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है? क्या टाइप है? तो जनरली 5 टाइप की होती है। सबसे पहली हो जाती है जिसे हम कहते हैं क्रीपिंग। क्या कहते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नंबर 2 हो जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन। नंबर 3, एक हो गया क्रीपिंग, एक हो गया वॉकिंग। फिर हम आगे क्या देखते हैं? जैसे क्रीपिंग, वॉकिंग, स्किपिंग, स्किपिंग, इसके बाद गैलोपिंग, गैलोपिंग। और फिर भी अगर ना रुक रही हो महंगाई तो वैट के भी ऐड हो जाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। सो ये कुछ टाइप होते हैं जिनके आधार पे हम महंगाई को क्या करते हैं? एलोब्रेट करते हैं, डिसीजन में बताते हैं। जैसे रेंगती हुई, क्रीप माने होता है रेंगना, रेंगती हुई महंगाई, चलती हुई महंगाई, स्किप माने उछलती हुई महंगाई, या गैलोपिंग सर पर दौड़ती हुई महंगाई। सो ये चीज़ें हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो रही हो, तो वो क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। सो क्या कंडीशन बनाता है ये? इन्फ्लेशन की। सो ये स्थिति क्या बन जाती है हमारी? इन्फ्लेशन की। उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। सो ये करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहता है, among the various way of the financing government investment of the expenditure, which one of one has the lowest inflation? ओके, सरकारी निवेश व्यय के वित्त पोषण के विभिन्न तरीकों में से किसमें मुद्रास्फीति सबसे कम है? भाई प्रश्न है, सरकारी निवेश के व्यय के लिए वित्त पोषित में विभिन्न तरीके में किसमें मुद्रास्फीति सबसे कम है? मतलब गवर्नमेंट के जो निवेश किए जाते हैं या वित्त पोषण होते हैं, सेल्फ फाइनेंस की तरह होते हैं, फाइनेंसिंग गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो है मुद्रास्फीति कब से कम जो है, सबसे कम कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम कहाँ पर है? तो कम की बात की गई है। नंबर 1 फॉरेन एड, माने विदेशी सहायताएं जो होती हैं उसमें जो दिया गया पैसा है।
डेफिसिट फाइनेंसिंग जो वित्त में हमें घाटा मिलता है उसके लिए है। टैक्सेशन है जो कराधान से संबंधित ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। या पब्लिक बोरोइंग है या जो गवर्नमेंट से हम लोन वगैरह लेते हैं, ऋण लेते हैं, वहाँ पे है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो कम होता है वो क्या हो जाता है, टैक्सेशन से होता है। इसे हम कराधान कह सकते हैं। तो कर से जो प्राप्त धन है वो कराधान टैक्सेशन कहलाता है। तो टैक्सेशन से क्या है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर आपने देखा टैक्सेशन था। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मैच इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है। हमें देखना है कौन सा सही मिला हुआ है। ठीक है, मतलब एक सही होगा, एक सही होगा और तीन क्या होंगे, गलत होंगे, ऐसा कुछ है। क्या है, गुरु गोविंद सिंह मांझी। दो गुरु गोविंद सिंह मांझी जो है ये वाला तो भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दाल खालसा, गुरु अमरदास मेरी एंड पीरी। सो बच्चे इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ए सी डी क्या है, ये गलत है। गुरु अर्जुन दास जो है ये आदि ग्रंथ से माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं। तो ये इनके लिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। जब भी गुरु अर्जुन देव की बात आए तो सिखों के ये पांचवें गुरु थे। अगर मैं कहूँ कि हमारे देश में जब मुगल साम्राज्य था तो मुगल साम्राज्य में जहांगीर के शासनकाल के दौरान ये सिखों के पांचवें गुरु रहे हैं। और उस समय जो है इनके शासनकाल में आदि ग्रंथ की वैल्यू रही है। ओके, अब हम बात करते हैं एक और हमें देखना है करेक्ट द मैच है क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्ट मैच। कौन सा सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है, सही नहीं मिलान है। एक साइड में लिखा है ऑथर, एक साइड में लिखा है बुक, मतलब एक साइड में लेखक है, राइटर है, एक साइड में क्या है, उनकी पुस्तकों के नाम है। जैसे पहला हो गया विशाख दत्त। अब विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन ये रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ये व्यक्ति रहे हैं। तो इनका जो पहला वाला है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो सही है। अच्छा, मेगास्थनीज ने बिल्कुल सही है, ये सेल्यूकस निकेटस के दरबार से आए थे और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नागा अर्जुन ध्रुव स्वामिनी, बच्चों ये सही है। नागा अर्जुन ने ध्रुव स्वामिनी नहीं, नागा अर्जुन ने ध्रुव स्वामिनी नहीं लिखा था बच्चे, याद रखिएगा। नागा अर्जुन ने जीरोलिज्म थ्योरी खोजी थी। क्या खोजा था, जीरोलिज्म खोजा था। और ध्रुव स्वामिनी को लिखने वाले थे हिंदी के एक राइटर थे, आपको याद होगा, जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है इसका क्या है, करेक्ट उत्तर है। अच्छा, अगला लिखें, देखिए कौटिल्य जो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन रहे हैं। सो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे लिए है वो हो जाएगा, जो गलत है, गलत का मतलब सी वाला है, तो सी वाला इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ये सही है, बाकी नहीं है। ठीक है, सो जो भी विद्यार्थी हमारे सी के साथ में जा रहे हैं, जिन्होंने सी आंसर बताया था, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू मैनर ऑफ अ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। मित्रों, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो पहले कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, सिंपल किसकी बात करें, प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को भारतीय संविधान के भाग संख्या 5 में, और अगर हम आर्टिकल की बात करें या अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल 52 से लेकर और 62 के बीच में जगह दी गई है। चूँकि यहाँ पर्टिकुलर जो बात की गई है चुनाव की, अगर हम चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद होता है 54 में, और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 55 में। अब चुनाव के लिए जो पद्धति है वो होती है एकल संक्रमणीय पद्धति, आप इसे ही अंग्रेजी में सिंगल ट्रांजिटिव मेथड बोलते हैं। और जो चुनाव की रीति है, क्या है, चुनाव की रीति, तो चुनाव की जो रीति है वो क्या है, वो आर्टिकल नंबर 55 में है। सो आर्टिकल नंबर 55 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही होना चाहिए। चुनाव की रीति के लिए आर्टिकल नंबर 55 क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ द नथपा झाकरी।
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजना नथपा झाकड़ी है? नथपा झाकड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है? आपके सामने जो है 4 विकल्प दिख रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है, सॉरी मध्य प्रदेश है। सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश है। आइए हम लोकेशन देख ले। बच्चों अगर हम बात करते हैं इंडिया के मैप की, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इंडिया के मैप को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे और अगर हम अब बात करते हैं, मान लीजिए ये जो लोकेशन है ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। और यही हिमाचल प्रदेश में हमें क्या दिखता है? नाथपा झाकड़ी। झाकड़ी ये एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ये क्या है? ये एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। मतलब हम इसको अगर कहें तो जल विद्युत परियोजना है। ये क्या है? जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना है, ऐसे नाथपा झाकड़ी ये। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके। अच्छा बच्चों, मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था क्या? किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना की अगर हम बात करें, किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है? ये जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। ऐसे इस तरह से है। जैसे अगर कभी टिहरी बांध की बात आ जाए, टिहरी बांध तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा। ठीक है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी तमाम जो है नर्मदा नदी पर बने हुए प्रोजेक्ट हैं। जैसे आप धौला धार देखते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट का हिस्सा आपको दिखता है। इस तरह से तमाम चीज़ें जो है अलग अलग जगहों पर लोकेशन के तौर पर लोकेट करती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर फिलहाल है वो हमारा आंसर नंबर ए है। जो बच्चे हमारे ए के साथ में गए हैं, ये जिन्होंने आंसर नंबर ए कहा है, वो बिल्कुल जो है क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इज यूज ऑफ अ जैनिज्म टू कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज? संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जैन धर्म में किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी। अब चूंकि महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। ये बात आप सबको पता है, ये बात हमें पता है। ये अच्छा बच्चों, एक और बात अगर मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ आपसे? सिंपल कि इन्होंने 30 वर्ष में गृह त्याग किया और लगभग 12 वर्ष के बाद में 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, ज्ञान प्राप्त हुआ। अब एक और बात देखते हैं। क्या देखते हैं? ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ज्ञान प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना की जो घटना है वो कहलाती है कैविल्य। क्या कहलाती है? कैविल्य। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो क्या कहलाती है? कैविल्य कहलाती है। कैविल्य जो है, ये ए वाला ऑप्शन जो है क्या है? वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हमारे ए के साथ में जा रहे हैं वो सही है। अच्छा, ये महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि यहाँ ये नहीं है, ये बुद्धिज्म में है। बौद्ध धर्म में अगर आप पढ़ेंगे कभी, बौद्ध धर्म में ये सब चीज़ें जो है आपको इंडिकेट होंगी, ये चीज़ें वहाँ पे आपको जाके मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना ये बुद्ध धर्म में आपको जो है पूरा क्या होता है? वहाँ मिलता है। बुद्ध ये प्राप्त करना होता है। ये इसका जो है सही। देखिए आपके सामने क्या करेक्ट आंसर दिख रहा है? ए वाला। ए वाला क्या है मित्रों? वो जो ए वाला आंसर है वो क्या है? वो बिल्कुल सही है। जो बच्चे हमारे ए के साथ जा रहे हैं उन्होंने इसका आंसर क्या किया? बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट द नियर महाबलेश्वर महाराष्ट्र? निम्नलिखित में कौन सी नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है? आइए हम एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से।
मुझे उम्मीद है बच्चों, मैं ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इस तरह से हम देखते हैं, ऐसे करके मान लीजिए, अब ये एक हिस्सा ये पड़ता है ऐसे पहाड़ी का क्षेत्र, एक हिस्सा यहाँ पड़ता है पहाड़ी का क्षेत्र, एक हिस्सा यहाँ पड़ता है ऐसे, ये पहाड़ी का क्षेत्र ऐसे। अब सबसे ऊपर सबसे पहला जो है पॉइंट, जो पहला पॉइंट पड़ता है वो क्या पड़ता है, जैसे ये सबसे पहले ये लिखा है, इसे हमने कह दिया, आप कह सकते हो त्रियंबकम, त्रियंबकम। ओके, एक पॉइंट आप ये कह सकते हैं। नंबर 2 को कह सकते हैं महाबलेश्वर। नंबर 3 पॉइंट को आप कह सकते हो बच्चों, नंबर 3 वाले पॉइंट को आप कह सकते हैं ब्रह्मगिरी। यहाँ ब्रह्मगिरी की एक ताल है, ब्रह्मगिरी क्या है, एक ताल है। अब देखिए, त्रियंबकम से जो नदी निकलती है इस तरह से ऐसे करके, और ये यहाँ पे गिर रही है, उसी का नाम है गोदावरी। अब यहाँ से जो नदी निकल के गिर रही है, इस नदी का नाम है कृष्णा। यहाँ से जो नदी निकल के गिर रही है, इसका नाम है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्या नाम है, कावेरी। इस तरह से अब आप ये एक सीक्वेंस, ये एक क्रम याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है ऐसे, कृष्णा की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर है। अच्छा, गोदावरी जो है ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे बड़ी, और साथ साथ इसे वहाँ की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको वहाँ पे हम लोग, इसे वहाँ पे कहते हैं वृद्ध गंगा, या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी। अब चूंकि प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कौन सी नदी है। सो महाबलेश्वर में 2 नंबर कृष्णा, कृष्णा वाली नदी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो जो बच्चे कृष्णा कहेंगे वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं। जिन्होंने कृष्णा बताया था वो क्या है, वो सब सही है। आपने देख लिया, सब सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर द विजयनगर हु वाज द टाइटल ऑफ द वेदमारा एंड पक्षपातक। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस सम्राट ने वेदमार्ग पक्षपातक की उपाधि धारण की थी। वेदमार्ग पक्षपातक की उपाधि धारण करने वाले हरिहर हैं। अब ऑप्शन में है हरिहर फर्स्ट है कि हरिहर सेकंड है। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हरिहर द्वितीय होंगे। हाँ, ये हरिहर, सॉरी हरिहर सेकंड करके, हाँ द्वितीय सही है। देखें हिंदी में आप सेकंड, इंग्लिश में सेकंड बोलेंगे, हिंदी में द्वितीय। तो क्या लिख लेंगे, हरिहर। याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने ही लगभग कह दें 1336 के लगभग बच्चे, 1336 ईस्वी के लगभग, लगभग इन्होंने क्या किया था, 1336 ईस्वी के लगभग इन्होंने विजयनगर साम्राज्य बसाया था। विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य बसाया था, बसाया था। ठीक, एक बात, अब विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का ने बसाया था। अब हरिहर द्वितीय जो थे, हरिहर द्वितीय अगर मैं कहूं तो इन्होंने वेद मार्ग पक्षपातक, इसकी इन्होंने उपाधि धारण की थी। इसकी क्या इन्होंने धारण की थी बच्चे, उपाधि धारण किए थे। ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। सो वेद मार्ग पक्षपातक जो है उपाधि धारण करने वाले, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं, ये सही आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द फेमस फॉर द एशियाटिक वाइल्ड एसेस। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एशियाई एशियाई जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है।
देखो भैया, अगर गधे की बात करें तो रण ऑफ कच्छ है, बुंदेलखंड है, सुंदरवन है, कान्हा है। ओके, फिलहाल यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो गुजरात में है। वैसे एशियाई गधे गुजरात के रण ऑफ कच्छ में है। सो आइए देख ले फटाफट, हम लोग सारी चीज़ों को देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या रीज़न है। फिर जल्दी से मैप बनाते हैं और फिर मैप के साथ में उसकी प्रैक्टिस भी देख लेते हैं कहाँ पे हैं क्या, और वो क्लियर हो जाए हमें थोड़ा सा और अच्छे से। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ का रीजन है, ये साउथ का रीजन है, ये ईस्ट का रीजन है, ऐसे करके, और ये हो गया हमारा वेस्ट का रीजन, ऐसे। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये जो है इसे कह सकते हो कच्छ का रण, कच्छ का रण। और ये जो कच्छ का रण है, ये एशियाई गधों के लिए फेमस है। ये क्या है? एशियाई जंगली गधे, एशियाई जंगली गधों के लिए ये रीजन ये फेमस है, ऐसे। ऐसे ही बच्चों, मुझे उम्मीद है एक बार कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे गिर, गिर भी यही है जो एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे कह सकते हो। जैसे देखो अगला है बुंदेलखंड। अब यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का जो रीजन आपको दिखेगा मित्रों, ऐसे मान लो यूपी, इस तरह से अगर आपको दिखता है इसमें, तो ये एरिया है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड अनावृष्टि वाला रीजन माना जाता है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और जल की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। यहीं के लिए प्रोजेक्ट, यहीं के लिए भी प्रोजेक्ट आया था, हर घर जल से नल वाली स्कीम आपने देखी थी, तो वो आया था इसके लिए। इसके बाद सुंदरवन। अब ये पड़ता है पश्चिम बंगाल रीजन के पास में, ये सुंदरवन। सुंदरवन एक डेल्टा भी है और एक वन भी है, जो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। बंगाल टाइगर के लिए क्या है, ये एरिया एरिया जो है फेमस है। कान्हा, कान्हा मध्य प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। सो फिलहाल जो हमारा आंसर था बच्चों, एशियाई जंगली गधों के लिए, वो क्या था? रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या था? फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जो था वो बिल्कुल सही था। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, वो एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने देखा रन ऑफ कच्छ, जैसा कि जानते हैं कच्छ और भुज का जो रीजन है वो कहाँ है, वो रीजन पड़ता है हमारा गुजरात में। ओके, अभी अगला प्रश्न है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड टू, ग्रहण का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाई सिंपल सी बात है, अगर कभी ग्रहण का सिद्धांत आ जाए तो दिमाग में आता है तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वाली बातें होनी चाहिए। अब यहाँ आर्टिकल कैसे आ गया, मामला गड़बड़ लग रहा है। आइए समझें इसको क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट जो हमारा ये लिया गया है बच्चों, ये लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका में इसे कहा जाता था बिल ऑफ राइट, और अमेरिका के पहले भी अगर मैं कहूँ तो ये हिस्सा आया फ्रांस में, जहाँ बना था मैग्ना कार्टा, और ये बना था 12 जून 1215 को। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1976 को, और फंडामेंटल राइट आया हमारे भारतीय संविधान में। अब भारतीय संविधान में पार्ट नंबर की बात करें, पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है। स्पेशली अगर मैं कहूँ दो आर्टिकल,
एक आर्टिकल 12, एक आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट, ये बताया गया है। आर्टिकल 13 में स्टेट विथ प्रोविज़न, स्टेट के प्रोविज़न, और इसे ही हम ये कहते हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ऐसा ऐसा कहा जाता है। दरअसल होता ये है कि जैसे ही कोई, जैसे आप क्या देखते हैं कि सूर्य या चंद्रमा है, सिंपल होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि अगर सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक या पृथ्वी तक पहुंचने में पृथ्वी या चंद्रमा बीच में बाधा बने तो सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है। उसी तरीके से हमारी फिजिकल बाउंड्री, हमारा भारत जितना बड़ा है उस देश में ही आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अगर आप भारत की सीमा को बाहर पार करके जाते हैं और वहाँ किसी प्रकार के राइट्स की बात करते हैं या कोई गलत एक्टिविटी में आप पकड़े जाते हैं, दैट मीन्स वो एक ग्रहण का कंडीशन बनेगा। ठीक है। सो ग्रहण के सिद्धांतों को बताने के लिए आर्टिकल नंबर 13 जो है वो लाइबल होगा। जबकि 14 से लेके 18 तक आप आएंगे तो वहाँ पे आपको समानता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 में शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, जबकि 31 में संपत्ति, अब वो जा चुका है, वो 300A में चला गया, कानूनी अधिकार हो गया। और 32 की बात करें तो वो एक रिट है जो कि एक याचिका संबंधी विषयों पर आपसे चर्चा करने की बात करता है। ठीक है। सो मित्रों, उम्मीद है कि आप यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझ पाए हैं या आप इसको क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, या हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब आर्टिकल नंबर 13 जो है ये सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंप्यूटर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे बी सेलिब्रेटेड। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं बच्चों? अगर हम बात करें विश्व साक्षरता दिवस की तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। आइए दिसंबर के कुछ दिवस जो मुझे अभी याद है तुरंत में वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कभी एक जगह नोट भी कर लेंगे और हो सकता है आपसे एग्जाम में कभी पूछा भी जाए। ठीक है। देखिए, जैसे बात करते हैं 1 दिसंबर, एड्स दिवस। आप इसको विश्व एड्स दिवस कह दीजिएगा, एड्स दिवस। सो एड्स की जागरूकता के लिए विश्व एड्स दिवस होता है बच्चे। अगला देखें 5 दिसंबर, मिट्टी दिवस। मिट्टी दिवस, कभी भी अगर 5 दिसंबर आ जाए तो आप इसको मृदा दिवस भी कहते हैं। मृदा और मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। बेटा क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। इसके बाद में अगला देख पा रहे हैं हम लोग, माफ कीजिएगा एक और भी देखो छूट गया बीच में, 2 दिसंबर ये कंप्यूटर की साक्षरता दिवस था बच्चे। क्या था ये? कंप्यूटर साक्षरता का दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ओके, ये 2 अक्टूबर को। ये सारी डेट आप याद रखेंगे, कोई भी डेट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे 10 दिसंबर को ये मनाते हैं हम लोग मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस होता है। जैसे बेटा 11 दिसंबर को होता है माउंटेन, मतलब पहाड़, पहाड़ या आप इसको कह सकते हो पर्वत दिवस। क्या कह सकते हैं इसको? आप कह सकते हैं पहाड़ या पर्वत दिवस, माउंटेन डे ऐसे। अच्छा, इसके बाद में ये कुछ प्रमुख दिवस आपको दिख रहे थे। फिर और भी और कौन से दिवस हो जाएंगे, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 23 दिसंबर। देखिए 23 दिसंबर की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह की याद में बच्चे होता है किसान दिवस। किसान दिवस, और ये होता है चौधरी चरण सिंह की याद में। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पर लखनऊ का एयरपोर्ट भी बना हुआ है। इसके बाद 25 दिसंबर को होता है बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे होता है। ये प्रमुख है। सो ये जो प्रमुख दिवस हैं अगर आप इनको याद कर पाते हैं सो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। तो इन दिवसों को भी आप याद करें। फिलहाल इसका आंसर क्या था? 2 दिसंबर। सो 2 दिसंबर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अभी हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर क्या आया है, यहाँ पे आंसर आया था 2 दिसंबर। सो 2 दिसंबर क्या था? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट did not the happening in the time of the Lord Curzon।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना करजन के समय में नहीं घटी? कौन सी घटना करजन के समय में नहीं घटी? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या पार्टीशन ऑफ बंगाल, या नन ऑफ अबव। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट है। आइए समझें। करजन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, करजन की, तो देखिए सबसे पहले समझिए लॉर्ड करजन। लॉर्ड करजन का जो समय काल है वो 1899 से 1905 का है समय। ये एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे, 1899 से 1905 का समय है लॉर्ड कर्जन का, एक पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि 1902 में एएसआई डिपार्टमेंट बना था, और एएसआई मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मतलब पूरा ऐसे मैं स्टैंड फॉर्म अगर कहना चाहूँ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और सबसे पहले जो डीजी साहब थे वो थे प्रोफेसर जॉन मार्शल साहब, और इनके नेतृत्व में काफ़ी खोज हुई थी। आपने देखा था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लड़काना, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है ना, धौलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़, इन एरियाज को खोजा गया था उस समय में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बताते थे। देन उसके बाद में 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। बंगाल पार्टीशन हुआ है। सो ये वाला भी हुआ था इस समय भी। ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें क्या है, प्रमुख है ऐसे करके। अब चूंकि जो सही आंसर है, मतलब जो नहीं है आंसर, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था। उस समय जो हमारे गवर्नर थे उनका नाम था डफरिन, लॉर्ड डफरिन साहब। सो पूरा नाम था लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन का जो समय काल है वो 1884 से 1888 का समय है, 88 का। सो डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना है। फिलहाल ये नहीं है, इसका आंसर आपका ए वाला ही सही है। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं या ए कर रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है या करेक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्टेड, विधान परिषद की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई है? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विधान परिषद जो है ये किस समय में स्टार्ट हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल किस समय स्टार्ट हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1853 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, 1861 का जो आया था काउंसिल एक्ट वो था, याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्ट हुआ था, उस रिवॉल्ट के बाद में ही हमारे देश में अगर हम बात करें तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। क्या आया था? भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम के उपरांत ही यहाँ दो चीजें बनी थी। एक एक हिस्सा हुआ था, एक को हम कहते हैं कंपनी रूल, एक को क्या कहते हैं, कंपनी रूल, और एक को कहते हैं हम लोग क्राउन रूल। क्राउन रूल, देखिए कंपनी रूल हुआ था 1773 से लेके 1858 तक आया था, और 1858 से लेके 1947 तक ये क्राउन रूल आया था। तो इस तरह से दो रूल थे। अब चूंकि अगर हम बात करते हैं शासन के, मतलब विधान परिषद की सब व्यवस्था, सो यहाँ आपको मिलेगी विधान परिषद की व्यवस्था। अब विधान परिषद जो आया था वो आया था 1861 ईस्वी में। कब आया था? 1861 में। सो 1861 में आया था ये विधान परिषद। बाद में इसमें और ज़्यादा रिफॉर्म किए गए, सीटों को बढ़ाया गया, 1892 वाले परिषदीय अधिनियम में बढ़ाया गया। तो सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी वाला आंसर सही है। अगला देखते हैं कि पॉपुलर हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद इज, ऋग्वेद का लोकप्रिय भजन है गायत्री मंत्र, अनुस्तप, त्रिस्तप, जागती। क्या है इसका सही? सो ऋग्वेद का एकदम प्रसिद्ध जो है वो क्या है? गायत्री मंत्र। आइए कुछ बात समझें। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों वेदों की, बात करते हैं वेदों की, तो वेदों का जो समय है वो 1500 से लेके और 600 ईसा पूर्व का समय है। 600 ईसा पूर्व का समय है। वेदों के समय में दो प्रमुख चीजें हैं, एक हिस्सा है हमारा पूर्व वैदिक काल, एक हिस्सा है हमारा पूर्व वैदिक काल, और एक हिस्सा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात अगर मैं बात करता हूँ, सो पूर्व वैदिक काल का समय है
1500 से लेके 1000 के बीच में, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेके और 600 ईसा पूर्व का समय है, ईसा पूर्व का समय है। अब पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद आया था। क्या आया था? ऋग्वेद आया था। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियां और 10,467 ऋचाएं हैं। और ये जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता का वर्णन है, सूर्य देवता का वर्णन है, और सूर्य देवता के लिए ही गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है, उल्लेख भी किया गया है। सो इसका जो सही आंसर है वो गायत्री मंत्र। अब आप इस तरह से अगर देख लेंगे तो ये चीज़ें जो हैं आपको स्पष्टता मिलेंगी, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन किया गया है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। सो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट नहीं है सही या करेक्ट नहीं है? क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट कैसा है? फोनिक्स आश्रम इज द फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज adopted INC in the Lahore session. V.D. Savarkar was founded the revolution organization called the मित्र मेला, and all are correct। या सभी सही है, सही हैं। सो क्या है बच्चे? ऑल आर करेक्ट। क्या सही नहीं है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं, यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं ना होता तो ये जितने हैं हमारे वो सब सही हैं। तो क्या है? हमारे सब सही हैं। कहने का मतलब ये है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ जितने दिए हैं सभी सही हैं। ठीक है। फिनिक्स याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए, MG गांधी, माने महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने 4 आश्रम बनाए थे। अब सबसे पहले साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में 21 साल का समय दिया। पहले जान लीजिए, 21 साल का। और यहाँ इन्होंने 2 आश्रम बनाए। एक आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स, एक आश्रम बनाया जिसका नाम था टॉलस्टॉय। क्या था? टॉलस्टॉय। ओके। अब गांधी जी ने भारत में 2 आश्रम बनाए। एक आश्रम भारत में बनाया जिसका नाम था साबरमती, गुजरात। महाराष्ट्र के निकट एक आश्रम बनाया सेवाग्राम। क्या? सेवाग्राम। ये सो पहला पॉइंट सही है, मतलब पहला सही है, दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? 1931 के समय, ठीक है, लाहौर सेशन में सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग, सॉरी 1929 कर लीजिएगा, 1929, 29 माफ कीजिएगा, 29 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये बात भी सत्य है। वीडी सावरकर ने क्या किया था? एक रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बताया था, इसका नाम था मित्र मेला। ये बात भी सही। तो सभी चीजें यहाँ पे क्या है? सही है, गलत कुछ नहीं है बच्चे, सब सही है इसका। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है मित्रों? अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, the main person is responsible for the reconciliation of the extremist and the liberal of the Lucknow INC session 1916। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में चरमपंथी और उदारवादियों के मेल मिलाप के लिए प्रमुख जिम्मेदार प्रमुख व्यक्ति कौन है? M.A. जिन्ना है, या मैडम भिकाजी कामा है, फिरोज शाह मेहता है, या एनी बेसेंट है? क्योंकि अगर इसकी बात करें 1960 के समय में, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा मित्रों? एनी बेसेंट। आइए थोड़ी सी बात इनके बारे में देख लेते हैं, क्या है। देखिए, 1960 में जब लखनऊ सत्र हुआ था, लखनऊ सत्र या लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन में जो लीड करने वाले व्यक्ति थे, जो हमारे लीड करने वाले मेन पर्सनालिटी रहे हैं, जो मेन व्यक्ति रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो थे हमारे AC मजूमदार। मजूमदार, एक पॉइंट तो ये है। और दूसरी थी कौन? एनी बेसेंट। एक थे AC मजूमदार
और दूसरे कौन थे? दूसरे थे एनी बेसेंट, ये प्रमुख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इनकी इस तरह से ऐसे, तो हमें क्या मिलता है? एक हमें मिलता है कि 1916 में ही आया था होम रूल लीग। क्या आया था? होम रूल लीग। और होम रूल लीग में जो सक्रियता निभाने वाले व्यक्ति थे, जो सक्रियता से काम करने वाले पर्सनालिटी थे, सक्रियता दो व्यक्तियों ने निभाई थी उस समय। एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की सक्रियता थी, इनकी एक प्रमुख भूमिका थी। और दूसरी जो हमारी महिला थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट किया था, जो मद्रास में शुरू किया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग, होम रूल लीग। और बाद में आपको पता है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 अधिवेशन में आईएनसी में ये एज अ चेयरमैन भी रही हैं। ये एज अ चेयरमैन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला चेयरमैन का पद भी इन्होंने सुशोभित किया था। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। जो व्यक्ति हमारे एनी बेसेंट के साथ गए हैं, जिन्होंने किया है, वो बिल्कुल सही है, कोई गलती उसमें नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? देखिए जब भी बात की जाती है नेशनल पार्क की, तो चूंकि आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित हेमिस है, तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो केबुल लामझाओ है जो कि मणिपुर में है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें चीज़ें प्रमुख है। सबसे छोटा बात करें तो हमारा साउथ बटन है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। फेमस में अगर कहें तो अभी कुनू है, जहाँ चीते लाए गए थे, जैसा आपने रिसेंट में देखा था। क्योंकि खीर गंगा की बात कर रहे हैं तो गंगा होगा, तो गंगा सीधी सी बात है, या तो उत्तराखंड या तो अब चूंकि उत्तराखंड ही लग रहा है जहाँ से गंगा निकल रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ उत्तराखंड से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे आप, मतलब हिमाचल के पास। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको ज़रा सा बता देते हैं, कई दफ़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे जो हैं उसको बताते हैं। अगर हम इस तरह से इंडिया का मैप बना के कुछ इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पर हैं उन्हें हाईलाइट कर देते हैं, तो आप उनको एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से इंडिया है ऐसे करके, और कुछ हाईलाइटेड करते हैं क्या क्या है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये खीर गंगा हिमाचल प्रदेश, जैसे जिम कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तराखंड, जैसे कभी आ जाए हेमिस, हेमिस तो लद्दाख, ऐसे जैसे कभी आ जाए गिर गुजरात, जैसे कभी आ जाए रणथंभौर या सरिस्का, तो आप इन दोनों कहाँ लगाएंगे? राजस्थान। जैसे कान्हा, माधव, पेंच, फोसिल फ्यूल्स ऐसे करके आ जाए, मान लीजिए जैसे कान्हा, माधव, पेंच ऐसे आ जाए तो कहाँ लगाएंगे? एमपी। जैसे अगर आ जाए कभी सिमलीपाल, सिमलीपाल, जैसे आ जाए भितरकणिका, भितरकणिका ऐसे आ जाए कहाँ लगाएंगे? उड़ीसा में। सो इस तरह से कुछ आप याद रखें, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। सो फिलहाल चूंकि हमारा जो आंसर है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। ऐसे बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो बेटा खत्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप याद रखेंगे। फिलहाल क्या आंसर था वो आपने देख लिया। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पलपक्कड़, पलकक्कड़ गैप स्थित है। ठीक है, पलकक्कड़ गैप इज सिचुएटेड कहाँ पर है? आइए देखें। वैसे इसका आंसर जो है बच्चे वो जाएगा वेस्टर्न घाट। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट। आइए देखिए कहाँ पर है, कैसे जानेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं एक हिस्सा दो हिस्सा, एक हिस्सा दो हिस्सा, एक हिस्सा दो हिस्सा, ऐसे अगर हम कहें पाल घाट, पाल घाट, इसी को कहा जाता है पलकक्कड़,
पल कक्कड़। जैसे कभी आ जाए मान लीजिए आपको शेनगोट्टई गैप, शेनगोट्टई गैप ऐसा आ जाए। जैसे कभी आ जाए थाल घाट, भोर घाट ऐसा आ जाए। सो ये थोड़ी सी प्रमुख चीज़ें हैं, आप इस तरह से करके इनको याद रखें, क्योंकि ये सब जो है दक्षिण भारत के दर्रे कहे जाते हैं। साउथ इंडिया के ये क्या है, साउथ इंडिया के हमारे पासेस हैं। सो साउथ इंडिया पासेस हैं। सो ए वाला जो है इसके लिए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ए जो है क्या है मित्रों, वो सही है। और यही हमारा जो है पूरा क्या है, ये हमारा पड़ता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का हिस्सा ये हमारा पड़ता है। ठीक, ये एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। when an iron nail gets when an iron nail get आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। सिंपल सी बात है, लोहे की कील में जंग लगती है तो बन जाता है आयरन ऑक्साइड, माने FeO बनता है। ऑप्शन है विदाउट एनी चेंज वेट ऑफ द नेल, क्या नेल का कोई भार नहीं बदलता। विद डिक्रीज द वेट ऑफ द नेल्स, नेल या कील का जो भार है वो बढ़ जाता है। विथ इंक्रीज ऑफ द वेट नेल विदाउट एनी चेंज ऑफ द कलर एंड द वेट ऑफ द नेल, किसी रंग के बिना ही उसका भार जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेट विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, या जो नेल का वेट है वो बढ़ जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है, लास्ट वाला, विथ इंक्रीज विद द वेट ऑफ नेल। वेट ऑफ नेल क्या करता है, इंक्रीज करता है। भाई अगर जंग लग जाती है, मान लो इस तरह से लोहे की कील है और इस पर जंग लग गई है, तो इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, माने बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। जो बच्चे हमारे डी के साथ में जा रहे हैं या जिन्होंने डी आंसर बताया था, उन सभी का आंसर क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, recently which ministry has been signed the MOU of the Gurugram base of the Vadis foundation of the support setting of the up effective the governance system under the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission DAY-NRLM। हाल ही में किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन JNRLM के तहत प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए गुरुग्राम में स्थित वेदिस फाउंडेशन के साथ में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में है। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में है। ऐसे वित्त मंत्रालय के साथ में अभी जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना के तहत प्रभावी तौर पे एक ज्ञापन या वेदिस फाउंडेशन के साथ में समझौता जो है साइन किया गया है मित्रों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ओलंपिक एथलीट हैज द लॉन्च फिट इंडिया स्कूल वीक एंड मस्कट तूफान एंड तूफानी। किस ओलंपिक एथलीट ने फिट इंडिया स्कूल वीक शुभांकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, बजरंग पुनिया, PV सिंधु, साक्षी मलिक या मीराबाई चानू। तो बच्चे करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू। तूफान और तूफानी किसने स्टार्ट किया है, मीराबाई चानू। तो शुभांकर जो भी स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है, शुभांकर, तूफान एंड तूफानी वो स्टार्ट किया किसने, मीराबाई चानू ने। जो बच्चे हमारे मीराबाई चानू के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है सही कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। बच्चों हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, recently who has elected the new president of the All India Rubber Industries Association। हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, शशि सिंह, अरविंद केजरीवाल, रमेश केजरीवाल या सरवन धानिया। सो इसका करेक्ट आंसर जो है शशि सिंह है। अभी शशि सिंह को ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन का, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को का प्रमुख चुना गया है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शशि सिंह। जो बच्चे शशि सिंह बना रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अब ये आप देख रहे हैं 23, अभी 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माफ करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 24 रहेगा। क्वेश्चन क्या कहता है 24, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज बीन लॉन्च द अर्थमेटिक मिशन एंड द टेस्ट फ्लाइटिंग ऑफ द मून। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर
चंद्रमा के लिए उड़ान ऑटोमिस मिशन लॉन्च किया है? सो क्या करेक्ट आंसर है इसका? जो करेक्ट आंसर है बेटा वो हो जाएगा नासा। क्या हो जाएगा? नासा। क्योंकि इसरो जो है वो इंडिया की है, नासा कहाँ का है? अमेरिका का है, जैक्सा जापान का है, सीएनएस चाइना का है। ओके, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। मित्रों उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है हु हैज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एजी दास, सूरज भान, प्रियंका गुप्ता या वासुदेव गुप्ता? सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सूरज भान। क्या नाम है? सूरज भान को अभी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अध्यक्ष चुना गया है। इन्हें आप एनपीएसटी कह सकते हैं। एनपीएसटी का क्या है? चेयरमैन चुना गया है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या था? सूरज भान। ओके, सो मित्रों आप सबको आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको बताए, उनके जो एक्सप्लेनेशन होते थे वो मैंने आपको बताए। आप एक बार करंट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो लगभग 1 वर्ष की करंट भी आप साथ में अध्ययन करते चलें। सो बच्चे आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे मैं अगली बार मिलूंगा स्टेट एसटी नंबर 11 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।